हेलो दोस्तों, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। मैं हूं आपका होस्ट नील पाटिल। आज मेरे साथ है मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और वीना वर्ल्ड के टूर मैनेजर धवल छाटबार। धवल ने इनक्रेडिबल इंडिया की बहुत सारी टूर्स की है, पर वीना वर्ल्ड में वो जाने जाते हैं एज अ स्पेशलिस्ट फॉर हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर एंड मेनी अदर प्लेसेस ऑल अक्रॉस इंडिया। ऑफ कोर्स आज हम हैं इन द समर मंथ्स ऑफ अप्रैल एंड मई, पर एक चीज ऐसी है कि मई के महीने में एक इंडिया का ऐसा रीजन है जो खुल जाता है, और मई से सितंबर या अक्टूबर तक दैट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रीजन्स टू विजिट। एंड मैं बात कर रहा हूँ लद्दाख रीजन की। सो धवल, वेलकम टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। ऑफ कोर्स आपने लद्दाख की बहुत सारी टूर्स की है, पैंडेमिक से पहले और पैंडेमिक के बाद भी आप करने वाले हो, और लास्ट ईयर हमने बहुत सारे टूरिस्ट किए, इस साल भी आप यस। बहुत सारे टूरिस्ट करोगे। सो चलो आपसे सुन लेते हैं एक लद्दाख रीजन का इंट्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सेकेंडली वेलकम एवरीवन टू दिस पॉडकास्ट। तो सबसे पहले लद्दाख। लद्दाख मतलब क्या हो जाता है? ला मतलब पास और दाख मतलब रोड्स। तो कैसा हो जाता है कि लद्दाख ये एक रीजन है, द लैंड ऑफ पासस, लैंड ऑफ मॉन्क्स, लैंड ऑफ लामास और लैंड ऑफ एडवेंचर। तो मैंने सबसे पहले बताया कि लद्दाख लैंड ऑफ पासेस। तो लद्दाख रीजन में अप्रोक्सीमेटली आप देखने जाओगे तो 20+ पासेस है, जिसमें सबसे दुनिया का सबसे बड़ा पास हो जाता है वो है उमलिंगला पास, जो सदर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में आ जाता है, जिसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 19,500 फीट है। फिर उसके बाद मैंने कहा कि लैंड ऑफ लामास। तो जैसे आपको पता रहेगा कि यहाँ पे जो लद्दाख रीजन है उसमें मेजोरिटी जो है वो बुद्धिस्ट की है। तो यहाँ पे आपको बहुत से मोनास्ट्रीज दिखेंगे। और सेकंड मैंने बोला कि लैंड ऑफ एडवेंचर। लैंड ऑफ एडवेंचर बोलना खराब नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हर एक मोड़ पे आपको एक ना एक थ्रिल दिखाई रहेगा, हर एक मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखाने जाएगा जो आप अपने साथ घर लेके जा सकते हो। तो इसके लिए लैंड ऑफ एडवेंचर। तो लद्दाख ये एक पूरा रीजन है जो 31 अक्टूबर 2019 में भारत सरकार ने उसको यूनियन टेरिटरी के अंदर लाया गया। तो लद्दाख ये टोटल रीजन का जो एरिया है वो 59,100 अप्रोक्सीमेटली स्क्वायर किलोमीटर्स में आ जाता है। और उसमें टोटल दो रीजन हो जाते हैं कि सबसे पहला रीजन हो जाता है लेह और दूसरा रीजन हो जाता है कारगिल। तो लेह लेह जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप पूछोगे तो फर्स्ट कौन सा, तो गुजरात में जो कच्छ है वो सबसे फर्स्ट रीजन। और दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो सिर्फ 500 स्क्वायर किलोमीटर्स का डिफरेंस आ जाता है। तो जो लेह सिटी है वो सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया कहा जाता है। लेह ये अप्रोक्सीमेटली हम देखने जाएंगे तो आप हमेशा सोचते हो कि लद्दाख लद्दाख लद्दाख, तो ये लेह क्या है? तो लेह जो है वो एक डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेह सिटी करके जो है वो उसका कैपिटल कहा जाता है। तो लद्दाख एक रीजन हो गया, उसके अंदर लेह डिस्ट्रिक्ट हो गया, और उसके अंदर लेह सिटी वो उसका एक कैपिटल हो जाता है। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लद्दाख के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि लद्दाख मतलब एक इंडिया का हिस्सा हुआ करता है, लेकिन उसका प्री इंडिपेंडेंस क्या हिस्ट्री था उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। कि लद्दाख टिल 9th सेंचुरी एक तिबेटियन इन्फ्लुएंस में बहुत ज्यादा आता था। तो अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको तिबेटियन इन्फ्लुएंस अभी भी दिखेगा। टिल 9th सेंचुरी टू 14th 13th 14th सेंचुरी तक आप देखने जाओगे तो वहां पे नामग्याल डायनेस्टी बहुत फेमस हुआ करती थी। नामग्याल का तिबेटियन मतलब होता है विजय। तो नामग्याल डायनेस्टी के अंदर आता था। फिर उसके बाद लद्दाख इंडिया में कैसे आया उसका एक छोटा सा स्टोरी है। आपको डोगरा, जो डोगरा डायनेस्टी हमारे इंडियन एयरफोर्स में भी डोगरा रेजिमेंट है, वैसा ही डोगरा डायनेस्टी जो डोगरा रीजन था उसके राजा गुलाब सिंह के सेनापति हुआ करते थे जोरावर सिंह। इन्होंने 1840 से लेके 1842 तक यहाँ पे इन्वेड किया, लड़ाई की। उसके वजह से जब नामग्याल जी यहाँ पे मतलब जो राजा थे नामग्याल वो यहाँ पे हार गए, उसके वजह से नामग्याल जो डिस्ट्रिक्ट था, ये जो लेह लद्दाख रीजन था वो जम्मू कश्मीर ये रीजन में उसका समाविष्ट हुआ। उसके बाद से जो है लेह लद्दाख वो पार्ट हुआ जम्मू कश्मीर रीजन का। फिर उसके बाद 1947 में जैसे हम लोग जैसे ही 1947 में इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से जो है ये पूरा रीजन
जम्मू कश्मीर रीजन में इंक्लूड हुआ, और 2019 में लद्दाख ये रीजन को यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना गया। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ लेह लद्दाख के बारे में। धवल, आपने तो बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, लैंड ऑफ पासिस, लैंड ऑफ मंक्स, और एक यूनियन टेरिटरी, न्यू यूनियन टेरिटरी और न्यूएस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है। तो धवल, ऑफ कोर्स आपने कहा कि लेह लद्दाख या लद्दाख रीजन जम्मू कश्मीर में आता है, पर इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ऑफ लद्दाख रीजन और कुछ आप बताना चाहोगे हमें? डेफिनेटली। तो सबसे पहले लेह, जिसकी अप्रोक्सीमेटली हाइट अगर मैं आप बताना चाहूंगा तो 11,500 फीट पे है। अगर हम लोग मुंबई की हाइट पकड़े तो अप्रोक्सीमेटली 100 फीट 200 फीट रहेगा। तो उससे हम लोग 11,500 फीट पे आते हैं और ये लेह रीजन पे आता है। जो ये लेह सिटी है वो जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है और मनाली जो हिमाचल प्रदेश में आता है उसका एग्जैक्ट बीच में आता है। तो जैसे आपको पता रहेगा कि ये जो रूट है वो बहुत ही सीनिक रूट है। और मैं बताना चाहूंगा कि ये जो लेह सिटी है वो चारों तरफ से घिरा हुआ है द यंगेस्ट माउंटेन, जो हिमालयन रेंजेस कहा जाता है। हिमालयन रेंजेस को ऐसा भी कहा जाता है कि वो माउंटेन्स अभी भी ग्रो कर रहे हैं। क्योंकि आप देखना चाहोगे तो थोड़े साल पहले जब भी हम लोग माउंट एवरेस्ट की हाइट बोलते थे तो 8848 बोलते थे। लेकिन आज अगर आप गूगल या विकिपीडिया और कुछ भी प्लेटफॉर्म पे अगर चेक करते हो तो 8849 कहते हैं। रीजन, क्योंकि वो जो माउंटेन रेंजेस है वो यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस है, वो अभी भी ग्रो कर रहे हैं। तो उसके वजह से ये यंगेस्ट माउंटेन से घिरा हुआ, जिसमें आप देखना चाहोगे तो आपको हिमालयन रेंजेस भी दिखाई देंगे, आपको जंस्कार वैलीज भी दिखाई देगी, आपको उसमें लद्दाख रेंजेस भी दिखाई देंगे। तो ये जो माउंटेन है वो एक जो लेह सिटी है वो पूरे माउंटेन से घिरा हुआ, ऐसा छोटा सा नहीं बोल सकते लेकिन बहुत ही खूबसूरत शहर बसा हुआ है लेह। जो अप्रोक्सीमेटली मनाली से देखने जाएंगे तो 450 किलोमीटर्स और श्रीनगर से देखने जाएंगे तो 450 किलोमीटर्स। ग्रेट धवल। सो आपने कहा हिमालयाज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, हमने एक और नया पॉडकास्ट शुरू किया है कॉल्ड नो द अननोन, जो आप कौन से भी पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे सुन सकते हो। दैट इज अ डेली पॉडकास्ट, और वहां पे हमने हमारा पहला एपिसोड जो किया था वो था हिमालयाज इन द सी, जहां पे इस यंगेस्ट माउंटेन रेंज के बारे में हम बात करते हैं। चलो आते हैं वापस हमारे चलो बैग भरो निकल पड़ो के इस एपिसोड पर। सो धवल, ऑफ कोर्स आपने हमें लेह के बारे में बताया, आपने हमें लद्दाख के बारे में बताया, आपने हमें इस लैंड ऑफ पासिस, लैंड ऑफ मंक्स के बारे में बताया। अभी लद्दाख रीजन या ले रीजन फेमस हुआ था एक बॉलीवुड मूवी से, और वो था थ्री इडियट्स। नाउ करेक्ट। थ्री इडियट्स में एट द एंड जब करीना कपूर वो स्कूटर लेके जाती है फुंगसुक वांगडू को ढूंढने या आमिर खान को ढूंढने, और उसके साथ होते हैं ऑफ कोर्स उसके दोस्त, तो ऐसे दिखाया गया है कि लेह से पैंगोंग लेक या पैंगोंग सो जिसे कहा जाता है वो लेह से 5 मिनट की दूरी पर है करेक्ट। इन द मूवी। पर ऐसा असल में नहीं है। तो यस। अभी आते हैं पैंगोंग सो पे। सो पैंगोंग सो क्या है, पैंगोंग सो कैसे है, और पैंगोंग सो लेह से कितना दूर है वो हमें बताइए। ओके, जैसे आपने बहुत ही अच्छा एक रेफरेंस दिया थ्री इडियट्स मूवी का, जहाँ पे ये दिखाया जाता है कि उन लोग अपने दोस्त को ढूंढने के लिए होटल से या फिर वो जो उनका स्कूल हुआ था स्कूल से निकलते और 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। लेकिन आपको लेह से पैंगोंग लेक जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली आपको 150 से 170 किलोमीटर्स का ट्रैवल करके जाना पड़ता है। तब जाके आप जो है चांगथांग रीजन करके एक रीजन है, जैसे लेह सिटी ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो लेह ही है लेकिन उसमें चांगथांग रीजन। तो मैं चांगथांग रीजन के बारे में बताना चाहूंगा कि यहाँ की जो नेटिव्स है वो एक्चुअली जिप्सीज जैसा काम करते हैं, मतलब उन लोग एक जगह पे रुकते नहीं है। चांगथांग रीजन विच मीन्स नो मैंस लैंड, वो वहां के ही रहने वाले हैं लेकिन उनका घर कभी फिक्स नहीं होता है। अगर यहाँ पे आज बर्फबारी ज्यादा हुई तो दूसरी जगह पे जाएंगे, वहां पे बर्फ जैसा हो गई तो तीसरी जगह पे जाएंगे। तो उनके जो नेटिव्स है वो एज अ जिप्सी बोलते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह हमेशा ट्रैवल करते रहते हैं। तो ये रीजन को चांगथांग रीजन बोलते हैं, और जहाँ पे ये पैंगोंग सो बसा हुआ है। पैंगोंग सो अगर आप देखने जाओगे तो इसमें बहुत ही सुंदर, बोलते हैं ना जो एक फोटोग्राफर भी नहीं रहेगा अगर वो भी आंख बंद करके फोटो निकालेगा ना तो फोटो देखने के बाद बोलेगा वाह क्या फोटोग्राफर है। तो ये जो रीजन है चांगथांग रीजन उसमें पैंगोंग सो लेक, ये पैंगोंग सो लेक में आप देखो
अगर वेदर सही रहा तो ऐसा कहा जाता है कि आपको ब्लू शेड्स, जो ब्लू शेड है ना, जैसे हम लोग एक ब्लू शेड को ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 में कर सकते हैं, लेकिन आपको 7 प्रकार के ब्लू शेड्स दिखते हैं। रीजन उसकी गहराई है, वो आपको डिफरेंट डिफरेंट गहराई होती है, उसके वजह से आपको ब्लू शेड्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के दिखाई देते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सीनिक। बोलते हैं ना कि मैं इतनी बार जा चुका हूँ लेकिन हर बार मुझे वो सरप्राइज करता है। हर बार उसकी ब्यूटीनेस देख के मैं सरप्राइज होता हूँ और मैं हमेशा से विश करता हूँ कि मुझे वापस एक बार यहाँ पे आना है। द मोमेंट मैं वो रीजन छोड़ता हूँ तो मुझे वो मिस होना चालू हो जाता है। तो ये ऐसा पेंगोंग सो लेक, ऐसा कहा जाता है कि ये जो पेंगोंग सो लेक है, वो लेक द वर्ल्ड्स हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। अगर आप मेरा वर्ड्स अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, द वर्ल्ड हाईएस्ट, हाईएस्ट क्यों कहा, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली 13,800 फीट पे, इवन अबव लेह लद्दाख, जो लेह सिटी है उसके ऊपर, और 200 फीट ऊपर हम लोग जाते हैं ट्रैवल करके। और ये ट्रैवल करने के लिए भी हम लोग एक पास यूज करते हैं जो है चांगला पास। हम लोग मराठी में जो बोलते हैं चांगला, लेकिन ये जो चांगला पास है वो अप्रोक्सीमेटली 17,500 फीट पास है, जो हम लोग क्रॉस करने के बाद हम लोग हमारे डेस्टिनेशन मतलब पेंगोंग सो जाते हैं। सेकेंड, मैंने कहा कि ये सॉल्ट वाटर लेक है। सॉल्ट हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले दिमाग में आता है सी, लेकिन इतनी हाइट पे सी कैसे, ये जम नहीं रहा है। तो मेरे एक्चुअली एक बार मैं टूर कर रहा था ऑन टूर, उसमें मुझे एक सर थे, कुलकर्णी सर, उन्होंने मुझे पूछा था कि धवल ये लेक तो हम लोग ने देखा, इसमें कोई मछली वगैरह भी नहीं है, और ये सॉल्ट वाटर लेक कहाँ से आया। तो ये मेरे दिमाग में बैठा, मैं बोला इसका रीजन तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। तो मैंने ढूंढा ढूंढा ढूंढा, लेकिन उसके पीछे एक थियरी कहा था, कहते हैं ना कि एक थियरी है। तो ये थियरी क्या कहती है कि हम जब भी बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब भी एक अर्थ हुआ करता था, तो उसकी जो लैंड थी सिर्फ एक ही समुंदर हुआ करता था, और पूरे जो लैंड थी वो एक साथ हुआ करती थी। बट बिकॉज ऑफ टेक्टोनियल कोलिजन, ये जो सारे लैंड है वो अलग होने चालू हो गए। जैसे अफ्रीका बन गया, साउथ अमेरिका बन गया, ऑस्ट्रेलिया बन गया, और उसके बाद भी इंडिया जो है वो ऑस्ट्रेलिया से टूट कर, बोलते हैं ना कि वो टूट कर हिमालयस में जाके टकरा, मतलब ये जो अपर रीजन है वहां पे जाके टकराया, और ये टकराव की वजह से वहां पे पैदा हुए हिमालयन रेंजेस। तो ये एक हो गया। फिर उसके बाद हिमालयन रेंजेस जब भी ये टकराने का इंसिडेंट हुआ, तो उसके बीच में रह गया था थोड़ा सा समुंदर। तो ये जो समुंदर रह गया था, तो वो ही समुंदर का पानी, वो आज हम लोग पेंगोंग सो, और उसके आजू बाजू में छोटे छोटे आपको और भी लेक्स मिलेंगे, जैसे पेंगोंग सोमिरी री करके एक लेक है, एक पेंगोंग लेक हो गया। तो वैसा ये पेंगोंग लेक वहां पे सॉल्ट वाटर लेक। तो उसका रीजन हुआ था कि ये जो जब भी कोलिजन हुआ था, उसमें जो छोटा सा समुंदर का एक हिस्सा जब ये रह गया था, तब ये लेक बना था, उसकी वजह से इसको सॉल्ट वाटर लेक कहा जाता है। और ये इसके हम लोग लेंथ देखने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 130 किलोमीटर, और इसकी जो विथ देखने जाएंगे तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर की विथ रहती है। तो ये 130 × 5 किलोमीटर। और ऐसा कहा जाता है कि ये सिर्फ इंडिया में जो है, इंडिया के 30% जो हिस्सा है वो इंडियन रीजन में आ जाए, तो बाकी का जो 70% रीजन जो हिस्सा है वो चाइना रीजन में आ जाता है। तो ये जो पैंगोंग जो लेक है वो डेफिनेटली 3 इडियट्स ये मूवी के बाद बहुत ही ज्यादा विजिट होना चालू हुआ, और एक मस्ट विजिट प्लेस है। इवन इफ यू गो वंस, आप ऐसा करोगे कि अरे मुझे वापस देखना ही देखना है। तो ये छोटा सा जो है पेंगोंग लेक बहुत ही देखने में सुंदर है, और इसकी कहानियां भी बहुत सुंदर है। तो डेफिनेटली देखने लायक है ये। परफेक्ट। तो चलो धवल, आते हैं थोड़े फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग स्टोरीज पे अबाउट पैंगोंग लेक। आपके पास ऑफ कोर्स, आपने ये जो सॉल्ट वाटर लेक क्यों है ये कहा, ये मुझे भी पता नहीं था। एंड आई एम जस्ट अमेज्ड, क्योंकि ये कभी मैंने सोचा ही नहीं। ऑफ कोर्स मुझे पता था कि जब टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड हुए थे तभी हिमालयाज आए थे, पर उसमें जो पानी रह गया वो इस लेक का हिस्सा हो सकता है। दैट कैन बी द ओरिजिनेटिंग वाटर ऑफ दिस लेक, ये कभी सुना ही नहीं था। तो ऑफ कोर्स ये तो आपने बताया, वैसे ही और कौन से पैंगोंग के फैक्ट्स या स्टोरीज आपके पास ऐसे रहेंगे? पैंगोंग, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि उसके जो वेरियस ऑफ शेड्स आप देखते हो, तो वो एक डिफरेंट ही साइट हो जाता है आईज के लिए।
सेकेंड फैक्ट्स मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पैंगोंग है वो टोटल जब भी विंटर्स रहता है तभी पूरा का पूरा बर्फ से घिर जाता है। तो वो जो लेयर्स रहती है वो पूरी की बर्फ बर्फ में रुक जाती है। तो ये जो पैंगोंग लेक है वो पूरा बर्फ पे हो जाने के बाद वहां पे अगर देखने जाओगे तो 4 से 5 इंच की इतनी मोटी बर्फ हो जाती है। और उसके ऊपर हमारे जो आर्मी व्हीकल्स है वो डेफिनेटली वहां पे जाते हैं और उसके ऊपर पेट्रोलिंग वगैरह करते हैं। तो ये जो पैंगोंग लेक में एक और एक बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको कोई भी लाइफ दिखाई नहीं देगी। जो मरीन लाइफ है वो आपको कहीं पे भी दिखाई नहीं देगी। रीजन एक तो सबसे पहले कि यहाँ का पानी बहुत ठंडा होता है, और सेकेंडली जो सॉल्ट वाटर लेक है, अभी वो जो सॉल्ट वाटर लेक है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, उसका जो सोडियम है वो कम होते जा रहा है, क्योंकि अभी जो उसमें पानी होते जा रहा है वो बर्फ का पानी आते जा रहा है। जो तो उसका जो नेचुरल जो NaCl जो रहता था वो कम होते जा रहा है। रीजन अभी उसमें पानी का जो बहाव है वो पहाड़ों से जो बर्फ पिघलती है उसका पानी आते जा रहा है। उसके वजह से अभी वो सॉल्टीनेस जो उसका है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। और डेफिनेटली पैंगोंग ये जो रीजन है वहाँ के जो लोकलाइट्स बोलते हैं कि कभी कभी उसका जो लेवल है वो जो कम हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जो उनके जो देवी देवता है, जो भगवान है, जो जिसमें उनको मानते हैं वो उनसे नाराज है, उसकी वजह से उसका लेवल कम हो रहा है। तो क्या हो जाता है कि ये एक इकोसिस्टम जैसा हो जाता है कि फॉर एग्जाम्पल कभी कम बर्फ गिरती है तो वहां पे कम पानी आएगा। तो उनको पता चल जाता है कि नहीं ये जो है अभी देवी देवता नाराज है, तो उन लोग उसको कंजर्व करने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें करते हैं। जैसे कि अभी आपने देखा रहेगा कि एक वांगचुक सर करके एक जो वहाँ पे एक पर्सनालिटी है जिसने अभी माउंटेन्स जो स्नो माउंटेन्स बनाना चालू कर दिया है, जिसके वजह से वहाँ पे जो जो ग्लोबल वार्मिंग की जो इफेक्ट आती है वो कम हुए। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे फैक्ट्स जो है जो जहाँ पे आपको वहां पे जाने के बाद आपको सुनने के लिए मिलते हो, डेफिनेटली आप सुन सकते हो। ग्रेट धवल, अभी एक आखिरी सवाल फॉर आवर एपिसोड, एंड दैट इज अबाउट, ऐसे सुना है कि पैंगोंग या लेह लद्दाख में नाइट स्काई बहुत ही अच्छा होता है, मतलब आपको कॉन्स्टलेशंस या तारे बहुत अच्छे दिखते हैं। और ऐसे नहीं है कि दिन में तारे दिख रहे हैं, रात को तो आपको तारे दिखते हैं। डेफिनेटली। और पैंगोंग ऑफ कोर्स आप एक एलिवेशन पे हो या आप एक ऑल्टीट्यूड पे हो जहाँ पे आपको अगर आप स्टार गेजर हो या आपको स्टार्स में इंटरेस्ट है, आप बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो। पर अगर मुझे पैंगोंग में स्टार्स देखने हैं तो मुझे वहां नाइट स्टे करना पड़ेगा, जो कुछ सालों पहले अलाउड नहीं था। अलाउड नहीं था, करेक्ट। अभी वो अलाउड है और आप वहां पे करेक्ट। नाइट स्टे कर सकते हो, और आपने वो नाइट स्टे किया है। तो करेक्ट। वो नाइट स्टे एक्सपीरियंस कैसा था? व्हाट शुड आई एक्सपेक्ट, व्हाट शुड आई नॉट एक्सपेक्ट? क्योंकि ऐसे होता है कि हम एक एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं और अगर वो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं हुआ तो हम शायद नाराज हो जाते हैं, हम थोड़े डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो यस। रियल एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए इफ आई एम गोइंग फॉर अ नाइट स्टे, और वो नाइट स्टे कैसे होता है, एंड वुड यू रेकमेंड? डेफिनेटली। पहले जैसे आपने बताया कि नाइट स्टे वहां पे नहीं होता था और अभी चालू कर दिया, और मैं बहुत खुशी के साथ बता सकता हूँ कि वीना वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे जब भी आप टूर करते हो वीना वर्ल्ड के साथ तो आपको एक नाइट स्टे का भी एक्सपीरियंस मिलता है। और वो कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आपको डेफिनेटली मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो मैं आपको डेफिनेटली शेयर करना चाहूंगा। लेह लद्दाख ये जो रीजन में है ना, टोटल ऐसे 3 से 4 ऐसे आईज को ट्रीट देने वाले बोलते हैं ना, वैसा स्टार गेजिंग के लिए ये एक हेवन है। सबसे पहला, जब भी हम लोग सदर्न पार्ट में, मैंने जैसे आपको बताया कि एक पास है उमलिंगला पास जो सदर्न पार्ट ऑफ हिमालयस में आता है, द सदर्न पार्ट ऑफ लद्दाख में आता है। तो ये उमलिंगला पास क्रॉस करके जब भी हम लोग हानले ये गांव में जाते हैं तो वहां पे एक परफेक्टली एक ऑब्जर्वेटरी डेक बनाया हुआ है जो स्टार गेजिंग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। सेकेंड, नुब्रा वैली में जब भी जाते हो आप। और थर्ड थर्ड रीजन ऐसा है जो है मैं आपको बता रहा हूँ, वो है पैंगोंग लेक का। तो ये पैंगोंग लेक का नाइट स्टे कैसा रहेगा? तो जब भी सब हम लोग जब भी पैंगोंग लेक पहुंचते हैं उसके बाद एक अप्रोक्सीमेटली हाफ एन आवर का जर्नी करके हमारा जो टेंट है, यहाँ पे आपको सिर्फ टेंट्स में अलाउ रहता है रहने के लिए। टेंट्स जिसमें नॉर्मल एम्यूनिटीज रहती है, जैसे आपको बेड मिल जाएगा, सुबह गर्म पानी आ जाता है, ये एटमॉस्फेयर में आपको सुबह गर्म पानी मिलता है। फिर एक मेस बनाया हुआ रहता है जहाँ पे आपको खाना, मतलब जो आपको एक फैमिली गैदरिंग भी कर सकते हो वहाँ पे, लंच डिनर ब्रेकफास्ट आपका मील्स भी वहाँ पे रहेगा। और वहाँ पे प्रॉपर
बेड रहता है आपको सोने के लिए, जहाँ पे एक आपको अच्छी खासी कंबल भी दी जाती है, क्योंकि फॉर मेरे लिए भी, मैं इतना रोज हर बार ट्रैवल करता हूँ लेकिन मुझे भी वहां पे हल्की सी ठंड लगती है। तो जो नॉर्मल पीपल जाते हैं वहां पे उन अच्छी खासी ठंड होती है। और एक्सपीरियंस के बारे में बताऊं, शाम को 10:30 बजे के बाद वहां पे एक्चुअली लाइट्स अवेलेबल नहीं है। तो रेगुलरली, मतलब वहां पे जनरेटर से लाइट आती है, और जो रात को 10:30 बजे के बाद वहां पे लाइट्स बंद हो जाती है। जब भी वहां पे कोई भी लाइट्स अवेलेबल नहीं होती है और आप अपने टेंट से बाहर आते हो, आजू बाजू सामने आपको चांद दिख रहा है, चांद में आपको नीचे पैंगोंग सो लेक दिख रहा है, उसमें आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है। और जब भी आप ऊपर की तो और देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आप एक तारों से बिछी हुई एक ब्लैंकेट है उसके नीचे बैठे हुए हो। वो अभी भी मुझे याद कर रहा था, आई गॉट गूज बम्प्स। क्योंकि आप लिटरली, अगर वेदर क्लियर रहा, अगर आप अच्छे से प्रे करके गए कि हे भगवान आज मुझे थोड़े भी बादल नहीं चाहिए, और आप वहां पे जाते हो, ऊपर देखते हो, ओ माय गॉड। तो ओ माय गॉड कह के ही धवल हम आज का एपिसोड लद्दाख और पैंगोंग सो के पे जो था वो एंड करेंगे। ऑफ कोर्स ये आपका पहला चलो बैग भरो निकल पड़ो का एपिसोड था। अगली बार जब आप आएंगे तभी ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर हम आपके साथ बहुत सारे डिस्कशंस करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू सो सो मच लिसनर्स व्यूअर्स फॉर ट्यूनिंग इन टू चलो बैग भरो निकल पड़ो। इट इज द समर, और समर में आप पूरे इंडिया में बहुत सारे टूर्स कर सकते हो। चेक आउट venaworld.com फॉर मोर एंड मोर टूर ऑप्शंस, हॉलिडे ऑप्शंस, सो दैट यू योर फैमिली योर लव्ड वंस आप घूमने जा सकते हो। सो जैसे हम हमेशा कहते हैं, चलो बैग भरो निकल पड़ो विद वीना वर्ल्ड। थैंक यू, टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैप्पी जर्नी। थैंक यू।